शाम के 4 बज चुके हैं। 1 घंटा बमुश्किल बाकी है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान थम जाएगा। चुनावी शोर उन जिलों में, उन सीटों पर थम जाएगा जहां जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। कुल 11 जिले हैं, 58 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। यूपी के पहले चरण का चुनावी शोर थमने वाला है और अब से करीब 1 घंटे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। फर्स्ट फेज के लिए मतदान के लिए करीब 40 घंटे बचे हैं। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है और आज हम पहले फेज की 12 सीटों की बात करेंगे। उन 12 सीटों की बात करेंगे जिन्हें वीआईपी सीट कहा जा रहा है। यहां पर योगी सरकार के 9 मंत्री हैं और 3 दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। कमोवेश इन्हीं सीटों से फर्स्ट फेज की बाकी सीटों पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पहले चरण में वो कौन कौन सी वीआईपी सीट है। अतुल गर्ग जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं गाजियाबाद शहर से, सुरेश राणा गन्ना मंत्री हैं थाना भवन शामली से, श्रीकांत शर्मा बिजली मंत्री हैं मथुरा से चुनाव मैदान में, चौधरी लक्ष्मी नारायण जो कि छाता से चुनाव मैदान में है, संदीप सिंह राज्य मंत्री है अतरौली से, कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री मुजफ्फरनगर शहर सीट से, दिनेश कटिक बाढ़ नियंत्रण मंत्री हैं हस्तिनापुर मेरठ से, वहीं डॉक्टर जीएस धर्मेश समाज कल्याण मंत्री हैं, मृगांका सिंह जो कि बहुत ही उस परिवार से आती हैं जो राजनीतिक ताल्लुक, बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं, बीजेपी के टिकट पे चुनाव मैदान में है, संगीत सोम जो कि फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, वो भी चुनावी मैदान में है सरधना मेरठ से, और अनिल शर्मा वो भी मंत्री हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं। ये वो तमाम वीआईपी सीट्स हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही बाकी के सभी सीटों की भी बात होगी। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु हमारे साथ आगरा से मौजूद हैं, उनके पास सबसे पहले चलते हैं। हिमांशु, पहले चरण सिर्फ 1 घंटे का वक्त अब रह गया है। चुनाव प्रचार का ये जो शोर है वो थमने वाला है और आज तो चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया। बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया तो समाजवादी पार्टी ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया। अब इस 40 मिनट में और क्या होने वाला है, कौन बाजी मारता दिख रहा है? जी बिल्कुल, बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया तो सपा ने वचन पत्र जारी किया। कौमों समानता भी दिखती है तमाम मामलों में, चाहे पुलिस की बात हो, चाहे भर्ती की बात हो, चाहे नौजवान और किसान की बात हो। लेकिन जो आगरा का रण है ये थोड़ा दिलचस्प है। आगरा में बीजेपी का लगातार कब्जा रहा है। पिछली बार 9 की 9 सीटें बीजेपी ले गई थी। इस बार राजभवन से निकलकर उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य सीधे चुनाव मैदान में है तो इस कारण वो सीट वीआईपी हो गई। साथ ही साथ धर्मेश है जो राज्य मंत्री यूपी सरकार के, वो सीट कैंट आगरा की है, वह भी वीआईपी है। तो अब जो चंद मिनट बचे, यानी कह सकते हैं 35 से 40 मिनट बचे हैं, उसमें प्रियंका गांधी प्रचार करने का प्रयास कर रही, चूंकि मथुरा में थी वहां से चली हैं। अगर टाइम पे आ जाएंगे तो उनका प्रचार हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और सपा भी प्रचार में झोंकी ताकत, रालोद के जयंत चौधरी थे। लेकिन बीजेपी ने इसके उलट अपने बूथ मैनेजमेंट पर जोर दिया है और बीजेपी बूथ की तरफ पर चली है। अब तो क्या तैयारी है उसकी जानकारी लेंगे, आप बताइएगा। ये गौरव राजावत है, इनसे जानकारी लेंगे। अब बीजेपी आज प्रचार में नहीं दिख रही, क्या कर रही बीजेपी? बीजेपी का हर वो देवतुल्य कार्यकर्ता प्रचार में है जो अपने आप को योगी और अपने आप को कमल का फूल मानकर उस बूथ पर लगा है। वो डोर टू डोर जा रहा है, हर प्रत्येक घर गली मोहल्ले चौक चौराहे हर घर का गेट खटखटा रहा है और सुशासन के नाम पर वोट, योगी जी के नाम पर वोट, हमारी सरकार की विभिन्न योजनाओं के नाम पर वोट। हर गली में जा रहे हैं वहाँ प्रधानमंत्री आवास है, जिस गली में जा रहे हैं वहाँ महिलाओं के लिए शौचालय है, जिस गली में जा रहे हैं वहाँ प्रत्येक गरीब आयुष्मान कार्ड है, जिस गली में जा रहे हैं वहाँ योगी जी का भेजा हुआ राशन प्रत्येक घर के की किचन में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है हिमांशु, आएंगे और लोगों से भी प्रतिक्रिया लेंगे। हिमांशु और लोगों से भी प्रतिक्रिया लेंगे। चप्पे चप्पे से हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, सभी के पास जाना है। और आप हिमांशु इस बात पर भी नजर बनाए रखें कि क्या प्रियंका गांधी पहुंच पा रही हैं कि नहीं आगरा, क्योंकि बहुत कम वक्त बाकी है। वो मथुरा से निकली है, आगरा पहुंच पाती हैं कि नहीं उस पर भी नजर रहेगी। गाजियाबाद की बात कर लेते हैं जो कि वीआईपी सीट है और गाजियाबाद की ये तस्वीर देखिए, गाजियाबाद शहर की बात कर रहे हैं। सुनील शर्मा बीजेपी से, अमरपाल शर्मा एसपीआरएलडी गठबंधन की ओर से है चुनाव मैदान में, उन्हें टक्कर दे रहे हैं अजीत कुमार पाल बीएसपी और संगीता त्यागी है कांग्रेस की प्रत्याशी है। ये चुनाव मैदान में है और ये क्यों है गाजियाबाद शहर विधानसभा क्षेत्र अतुल गर्ग जो कि मंत्री हैं उनकी वजह से ये वीआईपी सीट है। और गाजियाबाद का हाल बताने के लिए अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, और ये देखिएगा जरा,
मोदीनगर विधानसभा का मंजू सिवाच, सुदेश शर्मा, पूनम गर्ग, नीरज प्रजापति, ये सभी चुनाव मैदान में हैं। गाजियाबाद का सियासी रण दिखा रहे हैं। मुरादनगर विधानसभा की बात कर लेते हैं। अजीत पाल त्यागी, उन्हें टक्कर दे रहे हैं सुरेंद्र कुमार मुन्नी, अयूब खान और विजेंद्र यादव कांग्रेस से, ये टक्कर दे रहे हैं। गाजियाबाद की दूसरी सीट की बात कर लेते हैं। लोनी विधानसभा की बात कर लेते हैं। नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी की ओर से, उधर मदन भैया, हाजी अकील और मोहम्मद यामीन ये टक्कर दे रहे हैं। आखिर इस टक्कर में कौन आगे बढ़ेगा, कौन जीतेगा और इस लड़ाई में किसकी होगी हार? अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, गाजियाबाद के सभी सीटों की बात कर लेते हैं, तो क्या हाल इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, चुनावी बिगुल बजने के बाद से जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था, अब से कुछ मिनटों बाद वो भी बंद हो जाएगा। आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद में कुल 5 विधानसभाएं हैं और 5 विधानसभा पे भाजपा का कब्जा बना हुआ है। लेकिन ऐसी 2 विधानसभा इस बार मानी जानी है कि जहां भाजपा को टक्कर दे सकते हैं, जो उनके प्रत्याशी अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, जानना चाहूंगा, अब से कुछ मिनटों बाद ही प्रचार प्रसार बंद होने वाला है। ऐसे में भाजपा की जो 5 विधानसभाएं हैं, और सबसे बड़ी चीज मानी जाती है वीआईपी सीट यहाँ की मानी जाती है, क्योंकि जो अतुल गर्ग हैं, मौजूदा विधायक भी रहे हैं और फिलहाल मतलब स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं सरकार में, किस तरह की बातें लेकर चल रहे हैं कि इस बार भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहेगा? भाजपा का प्रदर्शन जैसे पिछली बार 5 विधानसभाएं हमारे पास थी, वो बरकरार रखेंगे। पहले हमने कुछ नहीं किया था, तब सब जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया था। हमने तो 5 साल इतना काम कर दिया, विकास देख लीजिए, कानून व्यवस्था देख लीजिए, गरीबों की भलाई देख लीजिए, सबके घर में चूल्हा जल रहा है, सबके घर में सिलेंडर है। कोरोना में जहां सब सो रहे थे, किसी भी पार्टी का व्यक्ति सड़क पर नहीं दिखता था। भाजपा के लोगों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोरोना जैसे पीरियड में भी घर घर जाकर राशन पहुंचाने का काम किया। अमित, ये बताइए, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, ये आम लोग हैं या फिर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं? क्यों एक तरफा बातें होती नजर आ रही है? इसमें तमाम दलों के लोग हैं, कुछ आम व्यक्ति भी हैं, कुछ भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी एसपी ने भी, अभी जैसे कि अपना बताया, घोषणा पत्र बताया, तो उसमें कहा गया कि कन्याओं के लिए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा। अखिलेश यादव जी के पिताजी तो ये कहते थे कि अगर कन्या के साथ बलात्कार हो जाए तो लड़कों से गलती हो जाती है। चलिए, पुत्र कहते हैं कि उन्हें पढ़ाएंगे। जिनकी सोच ऐसी रही हो वो क्या करेंगे, ये तो ईश्वरी मालिक है। आप बताइए कि अपना पुराना इतिहास बीजेपी क्या इस बार दोहरा पाएगी, 5 सीटों पर काबिज हो पाएगी? क्योंकि इस बार जो कांटे की टक्कर बताई जा रही है, अगर खासकर लोनी की बात करी जाए, नंदकिशोर गुर्जर और मदन भैया के बीच बताई जा रही है। 100% बीजेपी अपना इतिहास दोहराएगी। और जो लोग कहते हैं कि तो यहाँ हमने बात सुनी गाजियाबाद की, सभी 5 विधानसभा सीटों पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। इस वक्त लोगों के मन में क्या चल रहा है, जबकि चुनाव प्रचार में सिर्फ 20 से 40 मिनट का वक्त रह गया है। आगरा का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। आगरा की सभी सीटों की तस्वीर आपको दिखा देते हैं और फिर अपने सहयोगी के पास भी चलेंगे। चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है। ये आगरा की तस्वीर देखिए। आगरा कैंट विधानसभा, जीएस धर्मेश बीजेपी की ओर से, कुंवर चंद वकील उन्हें टक्कर दे रहे हैं। एसपीआरएलडी गठबंधन, भारतेंदु अरुण इस वक्त उनको टक्कर देते दिख रहे हैं। आगरा के ही साउथ विधानसभा की बात की जाए, योगेंद्र उपाध्याय को विनय अग्रवाल, रवि भारद्वाज, अनुज शर्मा टक्कर दे रहे हैं। कुल 9 विधानसभा सीट आगरा में इस वक्त और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा। पुरुषोत्तम खंडेलवाल बीजेपी की ओर से, ज्ञानेंद्र गौतम उन्हें टक्कर दे रहे हैं। आगरा नॉर्थ विधानसभा सीट से शबीर अब्बास और विनोद बंसल इस वक्त चुनाव मैदान में है। आगरा की तस्वीर क्या कह रही है ये भी आपको बताते हैं। बाह विधानसभा की बात कर लेते हैं। रानी पलाक्षिका सिंह बीजेपी की ओर से चुनाव मैदान में, मधुसूदन शर्मा एसपीआरएलडी, नितिन वर्मा और मनोज दीक्षित कांग्रेस की तरफ से उन्हें टक्कर दे रहे हैं। और ये सियासी समीकरण को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आगरा ग्रामीण को देख लेते हैं। बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल रही और अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में, महेश जाटव, किरण प्रभा केसरी और उपेंद्र सिंह कांग्रेस की ओर से टक्कर देते दिख रहे हैं। एक बार फिर हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आप बता रहे थे कि हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं है आगरा में। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बदले नहीं है। और एक बात और बताते हैं, जो आपने अभी पूछा था, तो प्रियंका गांधी अभी तक नहीं पहुंची हैं। अब सिर्फ करीब 45 से 50 मिनट और बचे हुए हैं। अगर नहीं पहुंचती, भारी भीड़ उनका इंतजार कर रही है। और जो वहाँ प्रत्याशी हैं उनके, वो फौजी रहे रामनाथ सिकरवार, तो उनका एक अलग क्रेज है, तो त्रिकोणी बनाने में लड़ाई जुटे हुए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी अभी तक नहीं पहुंची हैं। मथुरा से चल रही हैं कि नहीं, ये अपडेट भी नहीं हो पाया है। तो अब जो आगरा की सीटें हैं, उसमें दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय लगातार 2 बार जीत चुके हैं। 2012 में सृजन हुआ था, तब से लगातार जीतते आ रहे हैं। तो दक्षिण विधानसभा में भी भाजपा की मजबूत पकड़ है। और इसके अलावा एतमादपुर में सपा की जगह बसपा चुनौती देती नजर आ रही है इसको, भाजपा को। और भाजपा ने सपा से जो प्रत्याशी घोषित होने वाले थे धर्मपाल सिंह,
उनको अपने पाले में खींच लिया और उन्हें ठीक है। टिकट दे दिया। तो धर्मपाल की लड़ाई वहां बसपा से नजर आती है, जबकि सपा मैदान से बाहर वहां नजर आती। तो 2 सीटें ऐसी जी। हैं, खेरागढ़ जहां कांग्रेस टक्कर देती नजर आ रही है और एतमादपुर में जो जी, है तो बसपा मामला टक्कर देती टक्कर का रही नजर आ रहा है। हिमांशु, मामला टक्कर का नजर आ रहा है। और अब चलिए बात मेरठ जिले की कर लेते हैं। मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं। पहले जानते हैं कि इन सीटों पर किन किन उम्मीदवारों के बीच टक्कर है। मेरठ कैंट विधानसभा, अमित अग्रवाल बीजेपी की ओर से, मनीषा अहलावत और अमित शर्मा बीएसपी की ओर से, अवनीश काजला कांग्रेस की ओर से। ये इन चारों के बीच टक्कर मेरठ कैंट विधानसभा सीट पर। और वहीं मेरठ सिटी विधानसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी के कमल दत्त शर्मा को एसपीआरएलडी के रफीक अंसारी टक्कर दे रहे हैं। दिलशाद शौकत बीएसपी और रंजन शर्मा कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में हैं। और मेरठ के बारे में उमेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बताने के लिए, पूरी जानकारी, ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। उमेश, बहुत कम वक्त रह गया है, चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे के बाद पूरी तरह से थम जाएगा। लोगों ने मन बना लिया है किसके साथ जाना है। जी हाँ, देखिए, कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो राजनीतिक हवा चलती है वही पूरब तक जाती है। लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर राजनीतिक पार्टी ने अपनी ताकत झोंक रखी है। कुछ देर पहले अनुराग ठाकुर यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, उसके बारे में विस्तार से बताया। साथ ही अखिलेश यादव का जो वचन पत्र जारी हुआ है उसे लेकर भी अपनी टिप्पणी दी है। निश्चित तौर पर मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं और इन सभी 7 विधानसभा सीटों में जोर और आजमाइश लोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर वो कितना तैयार है ईवीएम का बटन दबाने के लिए। आप ये बताइए, क्या कहेंगे? मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं, हर सीट पर बेहद ही कड़ा मुकाबला है। आप लोग कितना तैयार हैं और बस प्रचार का शोर थमने ही वाला है? बिल्कुल, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश को एक नई दिशा दी है, तो आम मतदाता जो है वो बिल्कुल तैयार बैठा है कि 10 तारीख में पहले चरण के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए। कुछ और युवा मौजूद है, आप ये बताइए कि आज अखिलेश यादव का वचन पत्र भी आ गया, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आ गया। संकल्प पत्र वर्सेस वचन पत्र, आपने दोनों पत्र देखे, संकल्प पत्र भी देखा, वचन पत्र भी देखा। क्या सोच रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतदाता? मेरा कहना है, जैसे कि आज का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें जो वादे घोषणा पत्र में किए गए हैं वो पूरे होंगे और बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने में जो हमारी जी बिल्कुल। तो उमेश, लोग भी समझ चुके हैं कि जितने वादे किए जाते हैं घोषणा पत्र में, चाहे वो नाम कोई भी हो, संकल्प पत्र हो, वचन पत्र हो, वो वादे पूरे करने के लिए शायद ही किए जाते हैं। चलिए बात अलीगढ़ की कर लेते हैं। अलीगढ़ विधानसभा सीट, जहां पर अलीगढ़ में 7 विधानसभा सीटें हैं, खैर, बरौली, अतरौली, छर्राकोल, अलीगढ़ शहर और साथ ही इगलास। एक एक कर जानते हैं। खैर विधानसभा सीट, जहां पर अनूप प्रधान बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में है, भगवती प्रसाद एसपीआरएलडी गठबंधन की ओर से, चारुकैन बीएसपी और मोनिका सूर्यवंशी कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में है। बरौली विधानसभा की बात करते हैं। जयभीर सिंह बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, प्रमोद गौड़ एसपीआरएलडी की ओर से, नरेंद्र शर्मा बीएसपी की ओर से और गौरांग चौहान कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में है। अतरौली विधानसभा सीट की बात कर ली जाए, संदीप सिंह जो कि बीजेपी की ओर से और उन्हें वीरेश यादव टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं एसपीआरएलडी की तरफ से। ओमवीर सिंह बीएसपी और धर्मेंद्र लोधी कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में है। वहीं छर्रा विधानसभा की बात कर ली जाए, रावेंद्र पाल सिंह जो कि बीजेपी की तरफ से हैं, लक्ष्मी एसपीआरएलडी की ओर से उन्हें चुनावी मैदान में टक्कर देने के लिए उतरे। और वहीं तिलक राज यादव बीएसपी से और अखिल राज शर्मा कांग्रेस की ओर से। कुल 7 विधानसभा सीट है और इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रंजीत, आपके पास आती हूं। इन 7 विधानसभा सीटों का हाल आप बताएं, यहां पर लोग क्या बात कर रहे हैं और जो चुनावी घोषणा पत्र बीजेपी और एसपी की ओर से आखिरी मोमेंट में लाया गया है, उसका भी असर होगा लोगों के फैसले पर? लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, कुछ समय ही बचा है जब यहाँ पर चुनाव प्रचार पूरी तरीके से रुक जाएगा। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, उस 7 पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन इस पर बात करें तो टक्कर दोनों तरफ से कांटे की नजर आ रही है। अलीगढ़ में 27 लाख मतदाता है जो इन 7 विधानसभाओं पर ये तय करेगा कि आखिरकार कौन किस सीट से विधायक बनेगा। मेरे साथ अलीगढ़ की जनता मौजूद है, मैं उनसे जानूंगा कि क्या स्थिति है। कुछ देर बाद चुनाव प्रचार रुक जाएगा, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? प्रचार रुक जाएगा, उसके बाद जो सरकार है उसका विकास बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा विकास किया है। डिफेंस कॉरिडोर है,
पास में ही एयरपोर्ट है, उसके साथ में हिंदू विश्वविद्यालय है, इसका बहुत बड़ा विकास है। रोड का ये जनता है कह रही है, मेरे साथ युवा भी मौजूद है, आप क्या कहेंगे? हाँ, बीजेपी आएगी, अनूप प्रधान को वोट देंगे। वजह क्या है? विकास है, रोड बढ़िया विकास हुआ है, एजुकेशन ठीक है, एजुकेशन ठीक है। चलिए आखिरी मोमेंट में आपको लिए चलते हैं। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। प्रत्याशी के समर्थन में आपसे समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये चुनाव आज देश और दुनिया की निगाहों में है। एक और 2012 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश में व्याप्त अराजकता, गुंडागिर्दी, दंगे, बेटियों की सुरक्षा खतरे में, कर्फ्यू के कारण पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की अराजकता की स्थिति थी और अराजकता के कारण व्यापारियों का पलायन एक आम बात जिस प्रदेश में थी, आज 17 से 22 के बीच में इन 5 वर्षों के दौरान प्रदेश वही, तंत्र वही, शासन बदलने से कितना परिवर्तन होता है कि आज उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, बल्कि यहां पर शानदार कावड़ यात्राएं निकलती हैं। ये वही प्रदेश है जहां बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, आज वही बेटियां अपने घर में रह करके अपने माता पिता के संरक्षण में स्कूल जाती हैं। आज उनकी सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। भाइयों बहनों, जिस प्रदेश से व्यापारी और उद्यमी पलायन कर रहे थे, आज उत्तर प्रदेश फिर से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से देश और दुनिया के हर निवेशक के लिए न केवल निवेश करने का एक बेहतरीन गंतव्य बना है, बल्कि यही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो व्यापारी कभी पलायन कर गए थे वापस आते हैं और प्रदेश से अब पलायन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में प्रगति होती है। ये बदलाव देश और दुनिया के लिए आश्चर्यजनक भी दिखता है। क्या उत्तर प्रदेश में लोग प्रगति कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू और दंगे नहीं होते हैं? ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय है और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। आपने 5 साल समाजवादी पार्टी के अराजकता और भ्रष्टाचार के देखे हैं, आपने 5 साल विकास और सुशासन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भी देखे हैं। कोरोना कालखंड में जब दुनिया पस्त है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कोरोना महामारी के सामने पस्त हो चुकी हैं, तब उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग विधानसभा चुनाव का सामना कर रहे हैं। तीसरी लहर आकर के चली भी गई, किसी को पता नहीं। 27 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दे चुके हैं। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, आज उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? यहां पर सभी लोग वैक्सीन ले चुके हैं, यानी 100% वैक्सीनेशन होना। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, यह की मोदी वैक्सीन है, ये भाजपा का वैक्सीन है। भाइयों बहनों, उनको जवाब देने की आवश्यकता है। किसी भाजपा और मोदी वैक्सीन ने हमारी जान को बचाया है और डबल इंजन की सरकार है तो महामारी के दौरान डबल डोज राशन की भी गरीबों को उपलब्ध की जा रही है। कहां जाता था पहले ये पैसा? ये राशन का पैसा, ये सड़कों का पैसा, ये कॉलेजेस का पैसा, ITI का पैसा, ये विकास का पैसा
43 लाख से अधिक गरीबों को एक एक मकान दिया गया, जबकि सपा की सरकार में गरीबों को मकान नहीं दिए गए। 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया गया, जबकि इससे पहले किसी गरीब को कोई शौचालय नहीं मिल पाते थे। 1 करोड़ वृद्धजन, विधवा महिला और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई, जबकि इससे पहले सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती थी। 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है, जबकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के चिकित्सालय बदहाल स्थिति में थे, किसी को भी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता था। आज 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है, वैक्सीन सबको फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये हाईवे बन रहे हैं, चीनी मिलें चल रही है, गन्ना किसानों का 1,59,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हो चुका है। आज सरकार बदली है, प्रदेश वही, तंत्र वही, कहां से भाजपा के डबल इंजन की सरकार पैसा ला रही है? नियत साफ है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है, और दमदार कार्य का परिणाम हर एक व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली के रूप में आ रहा है। पहले यही पैसा इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था, और इसीलिए तो भाइयों बहनों, हम लोगों ने एक हाथ में विकास का पहिया लिया है, हर घर तक विकास पहुंचाएंगे, हर घर तक खुशहाली लाएंगे, और दूसरी तरफ पेशेवर माफिया और अपराधियों के लिए बुलडोजर लेकर के भी सरकार हमेशा खड़ी रहती है। आज जब यही बुलडोजर चल रहा है, और यही बुलडोजर जब अपराधी और माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलाता है, नोटों की ढेर गड्डियां निकलती हैं, वही गड्डियों को निकाल करके फिर गरीबों के मकान भी उसी में बना करके खड़े कर दिए जाते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपका आह्वान करूंगा, 14 फरवरी को यहां इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन एक निर्णायक स्थिति होगी। उत्तर प्रदेश को हम कहां ले जाना चाहते हैं? आपका एक वोट उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलने में कितनी निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया था। आपने 2013, 2014, 2017 और 2019 के अंदर देखा होगा। 2019 में अगर कंवर सिंह तंवर यहां से सांसद बनते तो विकास की प्रक्रिया को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलती। लेकिन आपने 2017 में श्री चेतन चौहान जी को यहां से विधायक बनाया। उन्होंने पूरी मेहनत से कार्य करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य था, कोरोना महामारी के कारण वे असमय हमारे बीच से चले गए। आपने यहां से श्रीमती संगीता चौहान को यहां से विधायक चुनकर के भेजा। उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए आज आपके सामने एक युवा प्रत्याशी के रूप में श्री देवेंद्र नागपाल को अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा। और भाइयों बहनों, श्री देवेंद्र नागपाल आपके बीच में सांसद के रूप में, विधायक के रूप में काम किए हैं, तो कोई नया चेहरा नहीं है। आपने उनके व्यवहार को देखा है, उनकी कार्य पद्धति को देखा है, और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक अवसर है हम सबके सामने। प्रदेश जिस तेजी के साथ विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है, सुरक्षा और सुशासन के जिन नए मापदंडों को प्रदेश स्थापित कर रहा है, आपका अमरोहा जनपद भी उससे वंचित न होने पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री देवेंद्र नागपाल को नौगामा सादात से, राजीव तलाला को धनौरा सुरक्षित विधानसभा सीट से, श्री राम सिंह सैनी को अमरोहा से, और महेंद्र सिंह खड़गवंशी को हसनपुर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील होगी, पिछली बार इस जनपद की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत करके गया था, और इसलिए मैं इस बार कहूंगा, इस बार चारों की चारों भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, और विकास ये हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए। हम विकास भी करवाएंगे,
सुरक्षा भी देंगे, आस्था का सम्मान भी करेंगे, गरीबों का कल्याण भी करेंगे और विकास के लिए किसी भी व्यक्ति को कहीं गुहार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके घर तक विकास की योजना स्वयं पहुंच करके आएगी। यही आह्वान करते हुए आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा, श्री देवेंद्र नागपाल को भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता करके आप भेजने का कार्य करेंगे। आप सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग घर घर जाकर के श्री देवेंद्र नागपाल का समर्थन करेंगे, वोट मांगेंगे, चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान के आह्वान के साथ आगे बढ़ेंगे। यही संकल्प है ना? मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।